कल हैदराबाद मुक्ति दिवस है और कल ही के दिन 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने सरदार पटेल के आगे सरेंडर कर दिया था और हैदराबाद का भारत में विलय मान लिया था। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में कल केंद्र सरकार पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मना रही है। कल अमित शाह हैदराबाद के परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराकर हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह शुरू करेंगे। जवाब में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज ही तिरंगा यात्रा निकाल ली, क्योंकि ओवैसी को हैदराबाद मुक्ति दिवस नाम पर ऐतराज है। वो चाहते थे इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से बनाया जाए। ओवैसी को मुक्ति दिवस नाम में विभाजनकारी राजनीति की बू आती है, लेकिन भाग्यनगर में बीजेपी लीड ना ले ले, इसके लिए आज उन्होंने निजाम की ब्रांडिंग कर दी। उसे देशभक्त और दानवीर तो बताया ही, बल्कि इस मामले में नाथूराम गोडसे की भी एंट्री करा दी। एक बार फिर आपको बताते हैं कि देशहित में हमारी ये बहस किस लिए। हमारी ये बहस जरूरी है क्योंकि हिंदुओं के हत्यारे निजाम का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये बहस जरूरी है क्योंकि गोडसे और निजाम के नाम पर नया ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाथों में तो तिरंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक बंटवारे की चाल दिखाई देती है। और ये बहस इसलिए भी आज जरूरी क्योंकि विभाजनकारी निजाम को बचाने की कोशिश इसमें दिखती है। इसमें कोशिश दिखती है गलत इतिहास को सही ठहराने की, और इसीलिए आज ये बहस जरूरी है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद हिस्ट्री सुनिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा बीकानेर थे। उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 1 लाख रुपए दिए। गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते हैं। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के निजाम, जिनका रोल काफी कंट्रोवर्शियल रहा, जिन्हें लेकर तमाम तरह के आरोप लगे, जिन्हें फाइनली सरदार पटेल ने सरेंडर कराया 1 साल 1 महीना 2 दिन बाद वो मजबूर हुए सरेंडर को, और आज भी उनका महिमा मंडन यहां पर किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी से हमने बात की। 15 सितंबर एक खास दिन बन गया है, खासकर तेलंगाना और हैदराबाद की राजनीति के लिए। बीजेपी ने सबसे पहले लिबरेशन डे मनाने का मन बनाया, अमित शाह का प्रोग्राम यहां आने का, इसके बाद बहुत पुरजोर तरीके से स्कूल इंटीग्रेशन डे से घोषित कर दिया गया। हम देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी जी, ये राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, हमने पार्टी की तरफ से ये हमने केंद्र सरकार से और तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट से अपील की थी कि आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर बनाइए। हम उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, हमारी पार्टी शिरकत करेगी, उसमें आएगी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी उसको लिबरेशन मानती है। अरे भाई, हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है और भारत हैदराबाद के बगैर अधूरा है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हैदराबाद भारत का हिस्सा कब नहीं बनता। बनना जरूरी था उसको, और बना, हमको तमाम को खुशी है। माने 99% लोग जो हैदराबाद में थे वो चाहते थे कि ये हिस्सा भारत का हिस्सा बने। तो ये कौन सा लिबरेशन की बात कर रहे हैं? और तीसरी बात यह है कि भाजपा आरएसएस वाले क्या उसमें थे, उस लड़ाई में? एक आदमी का नाम बता दो वो लोग। चौथी बात यह कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 5 साल, 99 से 2004 तक कंटिन्यूस। आपको जब तौफीक नहीं हुई, और फिर अब 8 साल से आपकी सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अब आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइंदा साल तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है और आपको जमीन नहीं मिली तेलंगाना में। आप तीसरे नंबर के पेड़ पर भी नहीं है बीजेपी तेलंगाना में। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम करके वो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। वो लोगों में
नफरत पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई, इंटीग्रेशन दिलों को मिलाने का काम होता है। और राजगोपालाचारी ने क्या कहा था? राजगोपालाचारी ने इस दिन के ताल्लुक से कहा था कि इसको आप नेशनल हैप्पी डे, खुशी का दिन मनाइए, हैप्पीनेस डे मनाइए, ताकि इस जमीन पर बसने वाले लोग प्रॉस्परस हों, तरक्की कर सके, और इसीलिए इंटीग्रेशन है। पर बीजेपी तो इस तरह की राजनीति करने की कायल है ना। असदुद्दीन ओवैसी, आप बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। आपने आज एक जलसा भी किया, आपने वहां पर स्पीच भी दी। बीते दिनों से एक चीज देखी जा रही है आपके भाषणों में, आप बार बार निजाम को उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आप निजाम का महिमा मंडन करते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि उनसे गलतियां हुई। तो ये यू टर्न को, आपको यू टर्न कैसा नजर आ रहा है बताइए? कोई एक रिकॉर्ड दिखाइए हमने जो यू टर्न लिया है। MIM की जो हिस्ट्री है उसमें कभी बता दीजिए हमने कोई तायीद में या मुखालिफत में कोई यू टर्न की बात की है? हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। अब जैसा कि आप और आपके कैमरामैन है गंडीपेट हिमायत सागर का पानी पीते, वो निजाम ने बनाया, तो क्या बोलेंगे मैं नहीं पीऊंगा पानी उसका? उस्मान ने अस्पताल बनाया, वहां इलाज नहीं कराएंगे क्या जाकर आप? हिस्ट्री है ये। हिस्ट्री ये भी है कि जो भंडाकर इंस्टीट्यूट है पूना में, निजाम ने 1,25,000 रुपए दिए थे, वहां पर महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ। हिस्ट्री ये भी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को निजाम ने 1 लाख रुपए दिए। हिस्ट्री ये भी है कि अजंता के जो पेंटिंग्स थे उसके लिए निजाम ने 20 लाख रुपए दिए और इटली से लोगों को बुलाए। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि निजाम फ्यूडल थे, ऑटोक्राट थे। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि निजाम को चाहिए था कि फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट कबूल कर लेते, जिसमें 370 से ज्यादा जो कश्मीर को दिए गए उससे ज्यादा रियायतें दी गई थी। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ऑपरेशन पोलो या मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसके बाद पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने कहा कि 40,000 लोगों की हत्या हुई थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि जिना भी एक फैक्टर थे यहां पर। लॉर्ड माउंटबेटन ने लाहौर जाकर उनसे कहा था कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में पब्लिसाइड कराओ। जिन्ना ने निजाम को उल्टा ये मशवरा दिया कि आप शहीद हो जाइए। ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट है, से कौन भाग सकता है? मगर इंटीग्रेशन तो हुआ ना। ये इंटीग्रेशन जरूरी था और होना, कैसा भी होना चाहिए था, हुआ। नहीं, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं तो वहां पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये भी है कि ये भी दावा किया जाता है कि हजारों की संख्या में हिंदू जो थे वो मारे गए थे, बड़ा नरसंहार हुआ था। और हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, ये इसीलिए मुमकिन हो पाया कि सरदार पटेल की भूमिका की बात की जाती है। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। कौन देख रहा था राजा रजवाड़ों को? VP मेनन। सुन तो लीजिए ना साहब, आप इतनी तड़प क्यों पैदा हो रही है? आपको सुन तो लीजिए पहले। मेनन साहब थे। तीसरे, नेहरू ने सही कहा था कि राजा रजवाड़ों की जनता तय करेगी कि कौन रहेगा नहीं रहेगा। जिन्ना ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि जिन्ना ने उल्टा हैदराबाद में निजाम से कहा कि आप शहीद हो जाइए, और भोपाल के नवाब से कहा कि नहीं मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि जब माउंटबेटन उस एग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बताए, जो हार्ट अटैक हुआ था देहरादून में थे वो, तो उन्होंने माना इसको। और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते आप लोग? जब हैदराबाद में मिलिट्री थी, मिलिट्री कंट्रोल एरिया था, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। पंडित सुंदरलाल हैदराबाद को आए, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट्स को गए, 22 टाउन्स को गए, और रिपोर्ट में कहा कि 20 से 40,000 लोगों की हत्या हुई। इस रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त की बौलियों में महिलाओं की लाशें थीं बच्चों के साथ। उन्होंने इस रिपोर्ट में भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया भी। रिपोर्ट को मानते नहीं है। नहीं, आप रिपोर्ट तो मुझे गिनवा